नमस्कार, मैं हूं यश खुराना। स्वागत है आपका हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम में। रूस और यूक्रेन के बीच जंग थमने का नाम नहीं ले रही है। दोनों देशों के बीच जंग को आज 10वां दिन है। हमले से बचने के लिए आम नागरिक बंकर का सहारा ले रहे हैं और इस बीच राहत देने वाली खबर यह सामने आई है कि जहां रूस ने सीज फायर का ऐलान किया है, दोनों देशों के बीच 10 दिनों से लगातार जारी इस जंग के बीच ऐसा क्या हुआ कि रूस ने सीज फायर का ऐलान कर दिया। इसे जानने और समझने के लिए सबसे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। पुतिन ने मानी पीएम मोदी की मांग। रूस ने किया सीज फायर का ऐलान। यूक्रेन तबाही के उस दौर से गुजर रहा है जिसे इतिहास कभी भुला नहीं पाएगा। कभी यूक्रेन के सबसे अच्छे शहरों में शुमार होने वाले नाम इस वक्त रूसी आक्रामकता को झेल रहे हैं, जिन्हें देखकर कदम खुद ब खुद रुक जाते थे। वो इमारतें आज खंडहर बन गई। बमबारी के दाग इन इमारतों से झांक झांक कर अपने ऊपर हमलों की गवाही दे रहे हैं। यूक्रेन के कई शहर रूस के बर्बर हमले का शिकार हो चुके हैं। सैकड़ों ऐसी इमारतें हैं जो अब मलबे में तब्दील हो चुकी हैं। रूस यूक्रेन के बीच जंग का 10वां दिन। हमले में अब तक सैकड़ों लोगों की हुई मौत। यूक्रेन पर रूस का हमला लगातार जारी है। इस बीच वहां से बाहर निकलने वालों की जद्दोजहद जारी है। संकट में फंसे लोगों को वहां से निकालने के लिए रूस की ओर से यूक्रेन के 2 शहर मारियोपोल और वोल्नोवाखा में सीज फायर का ऐलान किया गया। इसके तहत कहा गया है कि जब तक यहाँ फंसे हुए लोगों को निकाल नहीं लिया जाता, तब तक रूस की तरफ से कोई हमला नहीं किया जाएगा। हालांकि इन दोनों ही इलाकों में भारतीयों की संख्या बहुत कम है, लेकिन शांति की दिशा में ये एक बढ़िया कदम है। माना जा रहा है कि यूक्रेन और रूस के बीच दूसरी दौर की बातचीत के बाद इस कॉरिडोर को बनाने पर सहमति बनी। रूस ने ऐलान किया है कि ये सीज फायर मानवीय आधार पर किया गया है ताकि आम नागरिकों को निकलने का मौका दिया जा सके। रूस के रक्षा मंत्रालय ने एक बयान जारी करके कहा है कि आज 5 मार्च को मॉस्को के समयानुसार 10 बजे सुबह से रूसी पक्ष एक सीज फायर करने जा रहा है। रूस मारियोपोल और वोल्नोवाखा में मानवीय कॉरिडोर खोलने जा रहा है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने भी कहा है कि इस मानवीय कॉरिडोर और सीज फायर पर यूक्रेन के पक्ष ने भी सहमति जताई। इससे पहले रूस ने यूक्रेन के नागरिकों पर आरोप लगाया कि उन्होंने अपने विभिन्न शहरों में 3700 से अधिक भारतीय नागरिकों को जबरन बंधक बनाकर रखा है। रूस ने यह भी कहा कि उसकी सेना विदेशी नागरिकों की शांतिपूर्ण निकासी के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। यहाँ पर उन बातों पर भी गौर करना जरूरी है जिसकी वजह से दोनों देशों के बीच चल रहे जंग के बीच रूस को यह फैसला लेना पड़ा। भारत लगातार रूस पर इस बात को लेकर दबाव बना रहा था कि उसको तुरंत सीज फायर का ऐलान करना चाहिए। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का बदला हुआ रुख भी इस फैसले में एक बड़ी भूमिका में रहा हो सकता है। जेलेंस्की ने भी रूस के राष्ट्रपति के साथ आमने सामने बैठकर वार्ता करने की इच्छा जाहिर की। इससे पहले अमेरिका ने कहा था कि अगर रूस इस मुद्दे पर बातचीत के जरिए कुछ हल निकालना चाहेगा तो वो भी वार्ता की मेज पर आने के लिए तैयार है। दुनिया के कई देशों के लोग इस जंग के बीच खुद को फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब तक 2 बार रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से इस बारे में बातचीत कर चुके हैं। भारत ने यूक्रेन और रूस से मांग की थी कि वे हमारे नागरिकों को निकलने का मौका दें और सीज फायर का ऐलान करें। अभी भी बड़ी संख्या में भारतीय रूस से सटे यूक्रेन के इलाकों में फंसे हुए हैं, जहां उन्हें तत्काल मदद की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा। तो आपको बता दें, रूस और यूक्रेन के बीच जंग लगातार जारी है और आप इस जंग के इस मुहाने पर खड़ी यहाँ पे समझ सकते हैं कि 10वां दिन है और 10वें दिन भी कई शहरों पर लगातार हमले किए जा रहे हैं। मिसाइलें दागी जा रही हैं और पूरे शहर को तबाह किया जा रहा है।
लेकिन मानव मूल्यों के बारे में भी सोचना बहुत जरूरी है। और मानव मूल्यों की याद आई 10वें दिन, और वो भी रशिया को याद आई, जहां पर ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया और उसमें से भी 2 शहरों का चयन किया गया कि वहां से नागरिकों को खाली कराया जाए, नागरिकों को ग्रीन कॉरिडोर के जरिए सुरक्षित स्थान पर भेजा जाए, या फिर जो यूक्रेन के आसपास से सटे हुए देश है वहां पर भेजा जाए। इस तरह की आज एक कोशिश दिखाई दी, सीज फायर का ऐलान किया गया, लेकिन सीज फायर के बाद फिर दोबारा से तबाही है। इस बात को भी ख्याल में रखना होगा, जहन में रखना होगा। लेकिन सीज फायर के जरिए क्या 10वें दिन ही मानव मूल्यों की याद आई है, इस बात को हम समझेंगे। फिलहाल आपको बता दें, हमारे साथ इस मसले पर चर्चा करने के लिए हमारा पैनल मौजूद है। तारुफ आपका करा देते हैं। तो आपको बता दें, हमारे साथ खालिद चहलका जुड़ गए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत इस मसले पर जुड़ने के लिए। हमारे साथ हुकम सिंह भाटिया हैं। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। और हमारे साथ रिटायर्ड कर्नल एसजे सिंह है। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस खास मसले पर चर्चा करने के लिए। रिटायर्ड कर्नल एसजे सिंह, मैं इस चर्चा की शुरुआत आपसे करना चाहूँगा। फिलहाल क्या लग रहा है, ये सीज फायर का जो ऐलान किया गया, कौन सा मैसेज देने की कोशिश की गई है कि 10वें दिन हमें मानव मूल्यों की याद आ रही है? एसजे सिंह जी, आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं? चलिए, लगता है कि उन तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। एक बार फिर से उनको कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन हुकम सिंह भाटी लगातार हमारे साथ जुड़े हैं। हुकम सिंह भाटी जी, बहुत अच्छी बात है जो एक आंकड़ा विदेश मंत्रालय के साथ साझा किया गया कि 11,000 से ज्यादा भारतीय छात्र और लोगों को वहां से निकाल लिया गया है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अभी भी ये चुनौती कितनी बड़ी बनती हुई दिखाई दे रही है, और भारत के लिए कितनी बड़ी चुनौती है? बिल्कुल यश खुराना जी, देखिए, जो भारत सरकार की पहल है जी, और 6 मंत्रियों को इस काम के लिए लगाना, ये माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की संवेदनशीलता को दर्शाता है। उन्होंने समय के अनुकूल ये कदम लिया और ये देश को विश्वास दिलाया था कि चाहे तो हमारे जो बच्चे विद्यार्थी जो वहाँ पढ़ाई कर रहे हैं, या कोई सामान्य नागरिक भी कोई किसी सिलसिले में वहाँ यूक्रेन में गए हुए हैं, उन सब का जीवन सुनिश्चित किया जाएगा, उनको वापस भारत लाया जाएगा। और फ्री विमान सेवाएं दी, जबकि उससे पहले विमान कंपनियों का बहुत ज्यादा किराया रहा। वो एक कमर्शियल वो है, वो एस्पेक्ट है, उसके विषय में ज्यादा नहीं बोला जा सकता। लेकिन जिस तरह से ये भारत सरकार ने काम किया है, और अगर मैं हरियाणा प्रदेश की बात करूं तो माननीय मुख्यमंत्री जी मनोहर लाल जी ने सीधे तौर से केंद्र सरकार से जुड़कर और जो 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 संबंधित मंत्री थे उनसे बातचीत कर, संबंधित अधिकारियों से बातचीत कर हरियाणा के बच्चे को लाने के लिए सुनिश्चित किया, और उसके लिए पूरी कार्रवाई की जा रही है। बहुत सारे बच्चे हरियाणा के भी वापस आए हैं। पूरे देश के ये 11,000 का आप आंकड़ा जो दिखा रहे हैं आज का, बिल्कुल ये कंफर्म आंकड़ा तो नहीं आया, लेकिन ये 17-18,000 का आंकड़ा है। दूसरी बात देखिए, भारत ने जो इसमें रुख अपनाया वो एक बिल्कुल सामयिक दृष्टि से एकदम भारत की जो पॉलिसी है, विदेश नीति है, उसके अनुकूल अपनाया। भारत ने ना तो रशिया का समर्थन किया, ना यूक्रेन का समर्थन किया। 2 बार वोटिंग भी हुआ, और उस वोटिंग में दूसरी बात, इस बात का स्वागत रशिया ने भी किया और यूक्रेन ने भी किया है। और भारत ने रशिया से कहा कि ग्रीन कॉरिडोर बनाया जाए, जो भारत के बच्चे हैं, भारत के जो विद्यार्थी वहां पढ़ाई कर रहे हैं, या और लोग भी हो सकते हैं, उन सबको ताकि बाहर निकाला जा सके, उनको उनका देश में यहाँ भारत आने के लिए रास्ता उनका साफ। लेकिन हुकुम सिंह भाटी जी, हरियाणा के कितने छात्र और नागरिक वापस आ चुके हैं, इसका कोई डाटा मिल पा रहा है? नहीं, अभी मेरे पास भी ऐसा कोई डाटा नहीं है। असलियत में डिबेट का अचानक से मेरे को मैसेज आया, अगर थोड़ा सा समय होता तो मैं जरूर इसका हरियाणा का आंकड़ा भी जरूर लेता, क्योंकि आज फ्लाइटें आ रही हैं, हर एक फ्लाइट में हरियाणा के बच्चे भी हैं, दूसरे प्रदेशों के भी बच्चे हैं, तो वो विद्यार्थी वापस आ रहे हैं। लेकिन अभी बिल्कुल ये सुनिश्चित करके कहना कि हरियाणा के कितने जो है विद्यार्थी यहाँ आ चुके हैं, अभी ये थोड़ा सा मुश्किल रहेगा। ठीक है। लेकिन इसमें जो तत्परता दिखाई है केंद्र सरकार ने,
वो बहुत ही काबिले तारीफ है। हरियाणा सरकार ने जिस तत्परता से केंद्र के साथ, देखिए क्योंकि विदेश का मामला था, केंद्र सरकार के साथ तालमेल करके हरियाणा के लोगों का आना सुनिश्चित किया। ये सरकार की एक बेहतरीन काम की कार्य प्रणाली को दर्शाता है कि सरकार कितने संजीदगी से लेकिन लोगों की भलाई के लिए काम कर रही है। जी हुकुम सिंह भाटी जी, ये दूसरी बात अप्रिशिएट करने वाला कदम है। ठीक है आप रखिए, आप बात रखिए। हाँ, थोड़ी सी बात मैं इसमें ये रखना चाहूंगा कि देखिए एक बहुत बड़ी बात है और मैं इस बात के लिए विपक्ष का भी धन्यवाद करता हूं कि विपक्ष ने भी इस बात को सराहा है। और हम सबको देखिए, हम आपके चैनल के माध्यम से, और हरियाणा न्यूज एक बहुत बेहतरीन चैनल है, हरियाणा प्रदेश और दूसरे प्रदेशों में भी चैनल का जो है विस्तार है। इसके जरिए एक मैसेज बहुत बेहतरीन देश का गया। देखिए हम विदेशों को देखते हैं, वहां जब भी कोई आपात स्थिति होती है पूरा पक्ष और विपक्ष एक साथ खड़ा हो जाता है, जो अब तक नहीं था। लेकिन इस बार इसमें विपक्ष भी आगे साथ खड़ा हुआ है और विपक्ष ने भी माननीय नरेंद्र मोदी जी और पूरी सरकार के काम की सराहना की है। इसके लिए हम विपक्ष का भी धन्यवाद करते हैं। और मुझे लगता है कि राष्ट्रीय मुद्दों पर तो कम चलिए ठीक है, घरेलू मुद्दों में लेकिन हुकुम सिंह भाटी जी, राष्ट्रीय मुद्दों में भी मुद्दों में अगर विपक्ष भी साथ देता है सरकार का, तो ये एक बहुत अच्छा दुनिया भर के लिए मैसेज है। आज भारत एक विश्व ताकत बनने वाला है बहुत सारे क्षेत्रों में। ठीक है, बहुत अच्छा मैसेज जा रहा है हुकुम सिंह भाटी जी, बहुत अच्छा मैसेज जा रहा है और एक सराहनीय कदम है, इस बात में कोई दौरा नहीं है, कोई दो मत नहीं है। लेकिन जिन छात्रों को, जिन नागरिकों को प्रदेश में या फिर देश में लाया जा रहा है और जिसमें बड़ी संख्या, ये आप भी जानते हैं कि बड़ी संख्या में छात्र हैं, 80 से 90%, अगर कुल मिलाकर अगर देश के संदर्भ में भी देखें तो जो एमबीबीएस की पढ़ाई करने के लिए यूक्रेन गए हुए थे, लेकिन अब वापस उनको स्वदेश लाया जा रहा है। बहुत अच्छी बात है सर, हम मतलब खुले दिल से इसकी सराहना करते हैं। लेकिन ये संवेदनशीलता इस बात को लेकर भी जाहिर करनी होगी, केंद्र सरकार इस बात को सुनिश्चित करे जिन एमबीबीएस के छात्रों ने यूक्रेन में पढ़ाई के लिए बाहर पैसे दे रखे थे, उनके लिए देश में क्या व्यवस्था की जाएगी। अब ये पॉइंट भी बहुत वाजिब है। मुझे लगता है कि केंद्र सरकार इसको लेकर भी अपनी संवेदनशीलता दिखाएगी। बिल्कुल यस खुराना जी, देखिए मैं कुछ चीजों के ऊपर बिल्कुल, इसमें आपने बहुत ही अच्छी और बिल्कुल एक मतलब सही जो डिबेट है उसका एक बिंदु है ये, वो भी बातें अच्छी नहीं है उलझना इधर से उधर। देखिए मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि पहले 1996 से पहले माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी भारत के प्रधानमंत्री बने, उन्होंने 2-3 चीजों का विस्तार किया। उन्होंने एक बहुत बड़ा विस्तार शिक्षा के क्षेत्र में किया, जो मैं बिल्कुल आपने जो बात कही है उसके संदर्भ में कहना चाहता हूँ। उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में विस्तार किया और वो विस्तार क्या किया, उन्होंने प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को भी मान्यता दी, देश में नई यूनिवर्सिटी खोलने को मान्यता दी, बहुत सारे नए इंस्टीट्यूशंस और बड़े जो शिक्षा जगत के लिए काम हो सकते हैं उसको करने का काम किया। मुझे वो दिन भी याद है कि हमारे इस नॉर्थ इंडिया से हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, यहाँ से बच्चे साउथ में जाकर के पढ़ाई करते थे क्योंकि वहाँ कॉलेज थे, यहाँ कॉलेज नहीं थे। लेकिन 1996 के बाद ये पॉलिसी आई और कांग्रेस के बीच में सरकार रही है, कांग्रेस ने भी इसी पॉलिसी पर बाद में काम किया। हम कहते हैं बहुत अच्छा है और इसको और भी विस्तार दिया जाना चाहिए। नहीं, जो बच्चे यहाँ पर अब आ रहे हैं, जो बच्चे अब यहाँ पर आ रहे हैं, उनके लिए क्या प्लानिंग है, आप सीधा बताइए। चर्चाओं में है ये बात, चर्चाओं में है कि इतने सारे बच्चे, पहले 18,000 का आंकड़ा आया था कि 18,000 बच्चे हमारे बाहर पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन ये पूरा आंकड़ा अभी स्पष्ट नहीं है कि कितने बच्चे हैं। अगर उन सबकी व्यवस्था भी भारत में हो तो पहली बात तो जो भारत की करेंसी विदेश में जाती है वो करेंसी जाने से रुकेगी और वो तरक्की और खुशहाली अपने देश में होगी। तो ऐसे ठीक है, लेकिन ये होगा कैसे सर, यही तो मैं प्लान पूछ रहा हूँ, ये होगा कैसे? अगर यहाँ पर एमबीबीएस की सीट होती, माननीय मोदी जी जो है, हुकुम सिंह भाटी जी, अगर यहाँ पर एमबीबीएस की सीट होती तो बच्चे बाहर पढ़ने नहीं जाते, सीधी सी बात है। यहाँ पर सीट नहीं है, बच्चों को इतने पैसे यहाँ पर देने पड़ते हैं, इतने पैसे स्पेंड करने पड़ते हैं, इसलिए छात्र सोचते हैं भले 1 साल वहां पर ज्यादा पढ़ लेंगे, 6 साल की वहां पर पढ़ाई होती है एमबीबीएस की, यहाँ पर 5 साल की होती है। वो कहते हैं कि 1 साल की पढ़ाई के लिए फालतू पैसा दे देंगे, लेकिन उस फालतू पैसे की तुलना अगर भारत से की जाए तो बहुत कम है। यही तो प्लान पूछ रहे हैं कि जो छात्र वापस आ रहे हैं उनके लिए क्या व्यवस्था है, ये भी एक बहुत बड़ा एंगल है। ठीक है हुकुम सिंह भाटी जी, मुझे और भी पैनलिस्ट के पास जाना है और भी मेहमानों के पास जाना है।
कि जब इंस्टीट्यूशन की व्यवस्था होगी तो फीस की भी निश्चित तौर पर व्यवस्था होगी, बिल्कुल उसके अनुकूल फीसें हों, ये सारी उस व्यवस्था का हिस्सा रह सकता है। इस पर विचार मुझे लग रहा है कि अब देश में जरूरत होगी इसकी। ठीक है हुकुम सिंह भाटी जी, हमारे साथ लगातार खालिद चहलका भी जुड़े हुए हैं। खालिद चहलका जी, क्या लग रहा है ये जंग कोई समाप्त होने की संभावना दिखा रही है? क्या महसूस किया जाए? बहुत से फैक्टर जुड़े हुए हैं, छात्रों को लेकर भी एक बहुत से फैक्टर जुड़े हुए हैं। हम इस बात को लेकर खुले दिल से स्वीकार करते हैं कि बच्चों को वापस लाया जा रहा है और इतनी बड़ी संख्या में बच्चों को वापस लाया गया है और इस अभियान को भी तेजी दी गई है, गति दी गई है, खुले दिल से इस बात की स्वीकार्यता है। लेकिन बच्चों के लिए क्या व्यवस्था, क्या प्लान, इस बारे में भी अब सोचना होगा। यस भाई, मैं अभी 5 मिनट से लगातार भाजपा के प्रवक्ता श्री भाटी जी की बात सुन रहा था जी, और मुझे उम्मीद है कि आप मेरी बात उन्हें सुनने का मौका दें। जी, मैं भी एक कविता पढ़ रहा था यस भाई जी, छोटी सी कविता है, उसकी 2 लाइन आपको सुनाता हूँ जी। वो कविता शुरू में 2 लाइन उसकी कहते हैं कि जब राजनीति और धर्म को आपस में मिलाया जाएगा उस वक्त मानवता के आशियानों को खूब जलाया जाएगा। 2 देशों का युद्ध छिड़ा और उस युद्ध में हमारे देश के बच्चे उस युद्ध का शिकार हुए, वहां पे फंस गए। एक बहुत बड़ी संख्या है। अब उस पूरे के पूरे जो सरकार की जिम्मेवारी थी, उस जिम्मेवारी को किस तरह से धार्मिक रूप दिया गया, इसको समझने की जरूरत है। प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश में जाके बोला कि हम इस वहां से बच्चों को लाने का हम देते हैं, उस ऑपरेशन का नाम देते हैं ऑपरेशन गंगा। जिस गंगा का आप 8 साल तक सफाई नहीं कर पाए, आप उस गंगा के नाम पे एक नई राजनीति शुरू कर देते हैं। आपको समझना होगा कि बनारस में जिस वक्त एक जगह है राजा तालाब, जहां पे माननीय प्रधानमंत्री जी इस ऑपरेशन के नाम पे वोट मांग रहे थे, उसी समय यूक्रेन में भारत के बच्चे पानी पीने के लिए बर्फ जमा कर रहे थे। तो ये जो यस भाई 2014 से पहले इस देश के अंदर एक शब्द होता था भक्ति, लेकिन 2014 के बाद जो शब्द हुआ ना उसमें एक आगे और जोड़ा गया अंधभक्ति। अंधभक्ति इसी को कहते हैं कि आपको एक व्यक्ति कुछ बोल देता है, आप उसके गलत सही का तर्क किए बगैर उसको बजाने लगते हैं, उसका प्रचार करने लगते हैं। आपको पता है वहां से जो बच्चे लौटे, उन बच्चों ने एयरपोर्ट पे आके कहा था, उन्होंने कहा कि जितने भी भारत सरकार के लोग, जितने भारत सरकार के मंत्री हैं, उनका बच्चों को लाने से ज्यादा इंटरेस्ट इसमें है कि सरकार का प्रचार कितना करें, सरकार की मार्केटिंग कितनी अच्छी करें, और यहां तक कि उनसे काम कराए गए कि जो बच्चा बाथरूम साफ करेगा वो पहले भारत जाएगा। ये इस देश के लिए शर्म की बात नहीं है। अभी हरियाणा का आंकड़ा पूछ रहे थे, भाटी जी को नहीं पता है, क्योंकि मैंने आपने कहा कि 2014 से पहले भक्ति थी, इसके बाद अंधभक्ति आ गई, तो वो ये बिल्कुल उसी दशा में जीते हुए लोग हैं। भारत के हरियाणा के करीब 2000 से 22 हरियाणा के करीब 2200 वहां पे छात्र हैं, जिसमें से 90 से 100 और 110 के आसपास छात्रों को लाया गया। तो आप बताइए क्या किला तोड़ दिया आपने, 15 दिन युद्ध को हो गए। और जिस क्षेत्र में संघर्ष विराम की घोषणा की गई है उस क्षेत्र में भारत के छात्र नहीं है। जिस क्षेत्र के अंदर संघर्ष विराम की घोषणा की गई है, मैं आपके शुरू में रिपोर्ट देख रहा था कि आपने ये दिखाया कि पुतिन ने मानी मोदी जी की मांग। देखिए ये जो चीजें है ना, ये चीजें बड़ी दुख देती हैं। जब सरकार की जिम्मेवारी है, सरकार से सवाल पूछने का वक्त है। यस भाई, आप भी पूछेंगे, हम भी पूछेंगे, हमारी जिम्मेवारी है। नहीं, खालिद भाई का सवाल नहीं पूछा मैंने, खालिद भाई का सवाल नहीं पूछा मैंने। जो छात्रों का दर्द है, जो परिवारजनों का दर्द है, वो सवाल नहीं पूछा क्या मैंने? यस भाई सुनो, मैं आपसे कुछ नहीं कह रहा हूं। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि बनारस में आप वोट मांगते हैं एक ऑपरेशन के नाम पर, उस समय हमारे भारत के साथ पानी के लिए यहाँ तरस रहा है। सच्चाई इसकी क्या है? सच्चाई को आपको देखना पड़ेगा, हमको बताना पड़ेगा इस देश के लोगों को कि हमारे कुल वहां कितने छात्र हैं, हम कितनों को लिया है, और उन परिवारों को पूरी सरकार की प्लानिंग पता होना चाहिए। आपको पता है आज नई खबर वहां से आई है, एक क्षेत्र विशेष सिल्ली तो वहां पे यूनिवर्सिटी है, वहां से लोग हमारे भारत के छात्र झंडा लेके भारत का पैदल बॉर्डर की तरफ चल पड़े जहां से सुरक्षित हो जाए। तो ये सरकार की जो गंभीरता है वो जाहिर करती है कि वहां से अपने भारत के जवान, अपने भारत के लोग, भाजपा के लोग तो ये भी कहते थे यस भाई, जब शुरू में हुआ तो उन्होंने कहा कि ये वही छात्र है जो भारत की यूनिवर्सिटियों के काबिल नहीं थे। इसको समझो मेरे भाई, जब भाजपा के लोग हमारे देश के छात्रों के साथ ऐसे बर्ताव कर रहे थे तो पता नहीं था कि उनके आकर उनको पूरी दूसरी तरफ मोड़ देंगे।
उनको कहने के हम इसको धर्म से जोड़ रहे हैं पूरे ऑपरेशन को। सरकार को जो जिम्मेवारी निभानी चाहिए सरकार वो नहीं कर पा रही है। हमारी जो पूरा सहयोग कांग्रेस पार्टी का उनके साथ है, लेकिन सरकार अपनी जिम्मेवारी निभाए, सरकार अपना संसाधन जो है सरकार की बजाय उन छात्रों की जान बचाने में लगाए। ठीक है, हमारी वो है। ठीक है, मैं आपके पास लौटूंगा। हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ भी लगातार जुड़े हुए हैं। एसजे सिंह जी, सीज फायर का ऐलान किया जाता है, 2 शहरों का चयन किया जाता है कि ग्रीन कॉरिडोर हम बना रहे हैं, लेकिन ये 10 दिन बाद याद आता है कि अरे यहाँ पर इंसान भी तो रह रहे हैं, इंसानों को बचाने के लिए एक सुरक्षित स्थान पर पहुंचाना भी तो जरूरी है। तो ये कौन सा मानव मूल्य दिखाने की कोशिश की जा रही है रूस की तरफ से, या फिर महज इसको ड्रामेबाजी करार दिया जाए? जी ऐसा है कि बेसिकली तो क्या था कि देखिए, जब एक कोई ऑपरेशन होता है, लड़ाई होती है, तो उसके अंदर ये तो मान के चलना पड़ेगा और जानना पड़ेगा, एज ए रक्षा विशेषज्ञ के साथ मैं बोल रहा हूं कि उनका एम बहुत क्लियर होता है। जब उनका एम है कि हमने यूक्रेन के ऊपर कब्जा करना है, वहां की सरकार को पलट के हमने अपनी मनपसंद की सरकार बनानी है, तो उस समय क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा उसके बारे में कोई ज्यादा ध्यान नहीं देता। सबसे पहले नंबर 1 बात, वो जितने मिलिट्री इंस्टॉलेशन है या जहां से उनको रिटायर, जैसे उनके जो है जहां पे बम वगैरह है या न्यूक्लियर ये है वो है, एक आधा जो है वो हो सकता है, पिछली बार मैंने कहा था वो बाई मिस्टेक ऐसे बोलते हैं, कोलेटरल फायर होता है। जैसे मेरे जिस बिल्डिंग में मैं बैठा हूं, मान लीजिए 10 आतंकवादी छिप गए हैं और एक ऊपर से बम गिरा, तो जो नहीं आतंकवादी भी हैं उनको भी कोई ना कोई नुकसान होगा, बिल्डिंग नीचे गिर जाएगी। तो उसके ऊपर इतना हा हुल्ला, इंसान की जिंदगी है ये मैं मानता हूं, इसकी बहुत ही ज्यादा वैल्यू है, पर उसके ऊपर सिर्फ पॉलिटिकल बात करना जिसको बहुत बुरा लगता है मेरे को। आज के बाद देखिए, हम फौजी के नाते बोल रहा हूं, हमारे आदमियों की गर्दनें कट के आई हैं, आंखें निकाल के बाहर कर दी गई हैं। तो जो इस सरकार की तरफ से बात कर रहे हैं मेरे मित्र लोग, ये कहां थे उस समय जब उनकी गर्दन काट के ले गए, आंखें निकाल के बाहर ले आए और हमारे रोज बम फूट रहे थे? उनको उस बात की याद नहीं है। जो अच्छाई की बात कर रहे हैं उसके अंदर ये बुराई ढूंढ रहे हैं। अभी पिछली दफा शायद आपकी चैनल ने रिपोर्ट किया था, एक जो है समाजवादी पार्टी के पिताजी ने अपनी बेटी को बोला यूक्रेन के अंदर वो गलत प्रचार कर रही थी, जब उसको पुलिस ने पकड़ लिया तो वो कहती है कि मेरे पिताजी ने बोला था कि भारत सरकार के खिलाफ बात करें। अरे यार, आप लोग जो कफन बेचने की बात कर रहे हैं, ये बहुत गलत बात है। जो आदमी लड़ाई कर रहा है, देश में लोगों को बचा रहा है, मैं बता रहा हूं, जो आदमी बात कर रहे हैं ना, उनको भेजिए यूक्रेन के हवाई जहाज में बैठ के जाएं और हमारे बच्चों को बचा के लाएं। उनको लड़ाई लड़ रहे हैं वहां पर, उनको मालूम है कि युद्ध के अंदर किसी को बचा के लाना कितनी बड़ी मेहर वो है, महानता। अपनी जिंदगी को उन्होंने कुर्बान करके दे दिया। अभी जहां तक सवाल है हमारे बच्चे जो आ रहे हैं, अब मुझे बताइए, मैं एक बहुत तथ्य वाली बात कहूंगा आपके माध्यम से, जो आदमी जो बच्चे, बुरा लगेगा सबको सुनने के लिए, सच्चाई ये है, जो बच्चे हमारे कंपटीशन में फेल हो जाते हैं, जो किसी कंपटीशन में जा नहीं पाते हैं, उनके माँ बाप के पास इतना पैसा होता है कि उनको विदेश में भेज के उसकी शिक्षा पूरी करते हैं। जब वो यहाँ से लगा के गए तो वापस आने में उनको क्या प्रॉब्लम थी? आप वापस क्यों नहीं आ सकते थे? कुछ तो लोग ऐसे हैं भाई साहब, आप इसके अंदर से आपको ध्यान होगा, मुंबई में पहुंच के बोलते हैं कि मैं फलाने शहर का रहने वाला हूं, मेरे को मुंबई से उस शहर में क्यों नहीं भेजा? अरे यार, कुछ तो कम से इज्जत की बात करो। आपको वॉर जोन के अंदर से, जहां से आदमी को बचने की गुंजाइश नहीं थी, वहां से आपको लेकर आ गए। मुंबई से अपने घर तक भी आपको क्या वो अपना कार में बिठा के भेजेंगे? आपकी जिम्मेवारी कुछ नहीं है, आप सारी जिम्मेवारी सरकार की देते हैं। जो सरकार अच्छा काम कर रही है उसके बारे में आप कुछ नहीं बोलते। कितने आदमी बच गए, कितने आदमी को गोली नहीं लगी, उसकी बात नहीं करते। ऊपर से कुछ पॉलिटिकल पार्टियां अपने ही बंदों को बिठा के बोलती है कि ये सरकार ऐसा कर रही, सरकार ऐसा कर रही है। जहां तक सवाल है, इतना मैं बता दूं आपको कि मानवता का बहुत ध्यान रखा जाता है। जो हमने 2 युद्ध लड़े हुए हैं, मानवता का इतना ध्यान रखता है। जैसे आप J&K में देख रहे हैं, आदमी को गोली लग जाती है, सामने से फायर आ रहा है, परंतु वो यहां से बम नहीं चलाता है। क्यों? उस घर के अंदर दूसरे सिविलियन भी हैं, आतंकवादी के साथ वो भी हैं, उनको बचाने के लिए वो अपनी जान कुर्बान कर देता है, पर उनको नहीं मारता है। ये बात का हमको ध्यान, सर, अब तो खुले दिल से स्वीकार करते हैं जो भारत सरकार कर रही है ना सर, हम तो खुले दिल से स्वीकार करते हैं इस बात को
कि इस अभियान को न केवल तेजी दी गई है और ये बताने समझाने की कोशिश भी की गई है कि भारत सरकार इस मसले को लेकर गंभीर है, लेकिन जब भारतीय छात्र स्वदेश लौट आए हैं तो उनके बारे में और उनके भविष्य को लेकर जो प्लानिंग है उसके बारे में भी सोचना होगा। सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस खास मसले पर चर्चा करने के लिए, क्योंकि निष्कर्ष तक पहुंचना बहुत जरूरी है और यहां पर निष्कर्ष यही है कि भारत सरकार की जितनी तारीफ हो उतना कम है। इसके साथ साथ जो भारतीय छात्र स्वदेश लौट रहे हैं उनके बारे में भी भारत सरकार को सोचना होगा कि उनके भविष्य के बारे में अब क्या किया जाए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, लगातार आप देखते रहें हरियाणा न्यूज।